नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों। मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं समाजशास्त्र के विकास एवं अभिगम की, जिसमें हम जानेंगे कि पश्चिमी समाजों में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, उस विकास की प्रक्रिया क्या रही है ना। पश्चिमी समाजशास्त्र का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच फली-फूली। इसकी स्थापना अगस्त काम्टे द्वारा सन 1838 में एक विज्ञान के रूप में की गई थी, लेकिन इसका औपचारिक अध्ययन जो है वो अलग-अलग समय पर विभिन्न देशों में प्रारंभ हुआ। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम येल विश्वविद्यालय में सन 1876 में प्रारंभ हुआ, जिसने अमेरिका को समाजशास्त्र का एक प्रमुख गढ़ बना दिया। यहाँ मुख्यतः प्रायोगिक यानी कि एम्पिरिकल समाजशास्त्र और सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। इसी प्रकार फ्रांस में इसका जो अध्ययन है वो 1889 में शुरू हुआ। काम्टे के बाद इमाइल दुर्खिम ने इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहकर मजबूती प्रदान करी। इंग्लैंड में देखें तो वहां पर सन 1707 में पहली बार समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाने लगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के माध्यम से उद्विकासी और कार्यात्मक दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया। अन्य देशों में देखें तो 1920 में पोलैंड में, 1924 में मिस्र तथा 1947 में स्वीडन में समाजशास्त्र का अलग विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसी तरह समाजशास्त्र के विकास में संसार के अनेक देशों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। हाँ, अगर हम देखें जर्मनी में समाजशास्त्र के विकास को, तो जर्मनी को समाज विज्ञानों के बीच कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था। रेमंड एरन ने लिखा कि जर्मनी में पहले समाजशास्त्र को उसके विश्वकोशी स्वभाव के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरी जगहों की भांति यहाँ भी समाजशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करने का प्रयास किया गया, परंतु जॉर्ज सिमेल तथा उसके अनुयायियों ने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को विकसित किया और समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान की स्थिति प्रदान करने हेतु इस बात पर बल दिया कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं प्रयासों के साथ साथ कार्ल मार्क्स के विचार द्वारा प्रभावित होकर ऐतिहासिक व्याख्या और संस्कृति के समाजशास्त्र में लोगों की रुचि लगातार जो है बढ़ती रही। जर्मनी में समाजशास्त्र के तीव्र विकास का श्रेय मैक्स वेबर को दिया जाता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का अतुलनीय प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय कोई विशेष व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि इसके द्वारा होने वाली सामाजिक क्रिया है। इसके अतिरिक्त जर्मनी में टानीज, वीरकांत, वान वीज के नाम भी समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस में हम समाजशास्त्र के विकास को देखें तो फ्रांस जो है वो समाजशास्त्र की जन्मभूमि रही है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट फ्रांस के ही दार्शनिक थे। उन्होंने इस विषय की स्थापना करी है। फ्रांसीसी सामाजिक विचारक में काम्ट के बाद जिन्होंने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञान से अलग करने का प्रयास किया, उसमें इमाइल दुर्खिम है ना। उन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा। सामूहिक प्रतिनिधित्व वे सामाजिक प्रतीक या विचार, धारणाएं, भावनाएं या व्यवहार आदि होता है जो कि समाज के अधिकांश लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं। फ्रांस में दुर्खिम के अलावा रूसो, मांटेन, मार्क्स, टाई जैसे अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखते हैं इंग्लैंड में कि कैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ। काम्ट के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र विषय का विकास किया। समाजशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक सन 1877 में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, वो जो कि 3 खंड में प्रकाशित हुआ, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इंग्लैंड में समाजशास्त्र की विकास यात्रा से जुड़े अन्य नामों में मोसेस गिन्सबर्ग हैं, रॉबर्ट बकल हैं, बुथ हाल्सन हैं, हाबहाउस है, कार्ल मैनहिम है। ये सभी नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन विद्वानों ने सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं के विषय में सामाजिक सिद्धांतों का निरूपण किया। फिर भी समाजशास्त्र की जो विकास की गति है वो इंग्लैंड में मंद ही रही। आइए अब देखते हैं अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। अगर अमेरिका को समाजशास्त्र का गढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमेरिका में समाजशास्त्र का जो विकास वो बहुत तेजी गति से हुआ। यहाँ अधिकांश विचारक समाजशास्त्री ही थे। इन विचारकों में मुख्यतः पार्सन, कोजर, मैकाइवर, वार्ड, सोरोकिन पार्क, ब्रगेस जिम्बरमन, आगबर्न एवं निंगकॉफ, लुंडबर्ग हैं, गिडिंस हैं, समनर और मर्टन, ये
जो नाम है वो बहुत प्रतिष्ठित है। अमेरिकन समाजशास्त्र प्रारंभ से ही अत्यंत समृद्ध रहा है। यहाँ प्रायोगिक समाजशास्त्र पर अधिक बल दिया जाता है। समाज सुधार व सामाजिक कार्यों पर अत्यधिक मात्रा में काम किया गया है। नए समाजशास्त्र की जन्मस्थली भी अमेरिका को ही माना जाता है। यहीं से क्रांतिकारी समाजशास्त्र की नींव रखी गई। समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में अध्यापन भी सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू हुआ था, जहां सबसे पहले येल विश्वविद्यालय में 1876 में अध्ययन प्रारंभ हुआ। यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र अपने विकास पथ पर गतिशील है तथा नए सिद्धांतों व दृष्टिकोण का निरंतर विकास होता जा रहा है। अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय समाज में समाजशास्त्र का कैसे विकास हुआ। भारतीय भूमि पर समाजशास्त्र की नींव जो है अत्यंत प्राचीन है। भारत में समाज एवं सामाजिक अध्ययन का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही सामाजिक जीवन एवं मानवीय संबंधों एवं सुख सामूहिकता तथा विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया था। भारत में ही सबसे पहले समाज के अध्ययन की परंपरा शुरू हुई थी। यह वह समय था जब हमारे यहाँ सामाजिक जीवन सामाजिक अवस्था में था और विदेशी में आपसी संपर्क जो है बहुत कम था। वैदिक काल में भी व्यापारिक विचारधारा करके प्रकृति समाज में यह भावना जागृत की गई कि भारत के प्राचीन समाज में ऋग्वेद में गृहस्थ, यास्ल, शुक्र, चाणक्य, मन आदि है ना, इसी तरह मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति जो है इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भारत के लोगों के जीवन में प्रारंभिक समस्त विषयों में प्रकट हैं। बहुत प्राचीन काल में हमारे देश में वैदिक परंपरा का अधिक स्पष्ट करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई। इस काल तक यह स्वीकार किया गया कि व्यक्तिगतता व भौतिकवादिता द्वारा समाज जो है अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इस दृष्टिकोण से दर्शन व पारलौकिकता को आधार बनाकर व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। गीता के अनुसार मानवता अवतार का सार तत्व, निष्काम कर्मों को कर्म करने हेतु तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, है ना। तो जो प्राचीन भारत में जो सामाजिक संगठन का आधार था वो वर्ण व्यवस्था भी अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के एक मंत्र में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ब्राह्मणों का कार्य वेद का अध्ययन करना, पूजा आदि धार्मिक कार्य करना तथा उसका संचालन करना था। शस्त्र शास्त्र का प्रयोग करना क्षत्रियों का कार्य था। जीवन व धन की रक्षा करना वैश्यों का कार्य, कृषि व्यापार से संबंधित कार्य करना तथा शूद्रों का जो कार्य था वो ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था। बृहदारण्योपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ने पहले देवताओं के 4 वर्ण बनाए और उनके आधार पर मनुष्यों में भी वर्ण बनाए। धर्मशास्त्र, महाकाव्य, महाभारत है ना इत्यादि में भी वर्ण व जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा कि जो लोग कल्याणकारी हो, है ना, ऐसी चीजें सामने आए। लेकिन परिवर्तन को प्रोत्साहन ना करे, इसीलिए क्या है अनुलोम विवाह को भी प्रोत्साहित दिया जाने लगा। इस अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतानों को नई जातियों में रखा तथा वर्ण संकर जातियों में आपस में मिलने से नई जातियां तथा उन श्रेणियां बन गई। इसके अलावा प्राचीन भारत में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र और मनु ने मनुस्मृति, शुक्राचार्य ने अपने नीति शास्त्र में सामाजिक संरचना पर विचार किया है। समाजशास्त्री आधार पर हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मनुस्मृति सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी रचना है जिसमें व्यक्ति तथा समाज, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम, विवाह है ना, परिवार, संस्कार और धर्म जैसे सामाजिक संस्थाओं की विशद व्याख्या की गई है। आइए अब हम जानते हैं आधुनिक भारत में कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। आधुनिक समय मतलब कि अभी जो चीजें चल रही है, कैसे एक विषय के रूप में पढ़ाई कैसे शुरू हुआ इसके बारे में। भारत में जो है समाजशास्त्र का प्रारंभ, औपचारिक प्रारंभ सन 1919 में माना जाता है, जब समाजशास्त्र को सर्वप्रथम बंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जो पैट्रिक गिडिंस उनकी देखरेख में पढ़ाया जाना प्रारंभ हुआ। इसके 2 वर्ष बाद सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पर डॉक्टर रामा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1923 में मैसूर
एवं आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन एक विषय के रूप में शुरू हो गया। 1924 में गोविंद सदाशिव घुरिये ने बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता की। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने भारत में समाजशास्त्र की विकास यात्रा को अग्रसर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। भारत में समाजशास्त्र के व्यापक असर का जो वास्तविक युग है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से प्रारंभ होता है, जब एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालयों में तेजी से फैलता गया। उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, गढ़वाल, अलीगढ़, अवध, रुहेलखंड, कुमाऊं, बुंदेलखंड या काशी विद्यापीठ आदि में जो है समाजशास्त्र विभागों की स्थापना की गई तथा इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में विक्रम, शिवाजी या रविशंकर, अवधेश प्रताप सिंह, रायपुर, सागर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल इन सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। राजस्थान में भी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा उदयपुर, जोधपुर विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। बिहार में भी मुजफ्फरपुर है, रांची, पटना समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र बने। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं दिल्ली, गुजरात, नागपुर, बड़ौदा, कर्नाटक, पंजाब, मद्रास, कुरुक्षेत्र व अन्य विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र विषय को तेजी से लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर समाजशास्त्री अनुसंधान केंद्रों की भी स्थापना की गई, जिसमें जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा ये जो है वो प्रमुख रहे हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें से प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया, एस.सी. दुबे, प्रोफेसर ए.आर. देसाई, प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी, इरावती कार्वे, बी.आर. चौहान, टी.के.एन. यूनिथान, प्रोफेसर सच्चिदानंद, प्रोफेसर आंद्रे बेते, ए.के. सरन, योगेश अटल, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह या रोमेला थापर आदि जो प्रमुख नाम हैं, भारत में समाजशास्त्र के विकास में इनका जो योगदान है वो बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण रहा है। आइए अब हम जानते हैं समाजशास्त्र अभिगम है ना, जिसमें ऐतिहासिक कार्यात्मक क्या होता है। जब समाजशास्त्र का विकास तीव्र गति से हो रहा था, तब इस विषय ने सैद्धांतिक व वास्तविक क्षेत्र पर थोड़ी परिपक्वता प्राप्त की। साथ ही साथ अपने विचार पद्धति में सार्वभौमिक प्रतिमानों और विशेषतः विश्लेषण के ऐतिहासिक व प्रकारात्मक दृष्टिकोण को ग्रहण किया। इसके अध्ययन दृष्टिकोण की बात करें तो समाजशास्त्री अभिगम से तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जो कि किसी समस्या का हम कई उपागमों के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं, जहां पर हर उपागम समस्या के किसी विशेष पहलू पर बल देता है। जैसे कि यदि हम परिवार का विकासवादी उपागम से अध्ययन करते हैं तो उसके ऐतिहासिक विकास की विश्लेषणात्मक आलोचना निश्चित तौर पे हो ही जाती है, जबकि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अंतर्गत परिवार के विभिन्न अंगों, उनके परस्पर संबंध व समाज में परिवारों की जो संस्था है उसके प्रभावों की विवेचना कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं समाजशास्त्र के अभिगमन, है ना, जिसमें ऐतिहासिक कार्यात्मकता के बारे में। जब समाजशास्त्र का विकास तीव्र गति से हो रहा था, तब इस विषय ने सैद्धांतिक व वास्तविक क्षेत्र में थोड़ी परिपक्वता प्राप्त की। साथ ही साथ अपनी विचार पद्धति में सार्वभौमिक प्रतिमानों और विश्लेषण के ऐतिहासिक व प्रकारात्मक दृष्टिकोण को ग्रहण किया। हम इसके अध्ययन दृष्टिकोण की बात करें तो जो समाजशास्त्री अभिगम से हमारा तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है कि किसी समस्या का हम कई उपागमों के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। हर उपागम समस्या के किसी विशेष पहलू पर बल देता है। जैसे यदि हम परिवार का विकासवादी उपागम से अध्ययन करते हैं तो उसके ऐतिहासिक विकास की विश्लेषणात्मक विवेचना
अवश्य हो जाती है, जबकि संरचनात्मक प्रकारात्मक या संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम के अंतर्गत परिवार के विभिन्न अंगों से के परस्पर संबंध व समाज में परिवार के संस्था के प्रभावों की विवेचना होती है। हम समाजशास्त्रीय अध्ययन करते समय किसी एक विशेष उपागम के द्वारा प्रभावित होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस घटना या किस प्रघटना का किस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन किया है एवं वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए हैं, जिनके लिए उन्होंने विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया, जैसे कि ऐतिहासिक, प्रकारात्मक, संघर्ष और अन्य उपागम। जब समाजशास्त्री अपने अध्ययन में ऐतिहासिक पक्ष पर बल देकर सामाजिक संस्था, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण व उससे उत्पन्न प्रभावों से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, तो वह ऐतिहासिक उपागम होता है। प्रारंभिक सामाजिक वैज्ञानिकों जैसे कि हेनरी मैन, मॉर्गन, टाइलर, वेस्टरमार्क जैसे विद्वानों ने इसी अध्ययन विधि का प्रयोग किया। जिस समय समाजशास्त्र का विकास हो रहा था, उस समय सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने उद्विकासी उपागम के द्वारा जीवों का उद्विकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उद्विकासी उपागम के अंतर्गत सामाजिक घटना का काल के विभिन्न आयामों में होने वाले परिवर्तन की विवेचना होती है। स्पेंसर का कथन है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। उस काल में समाजशास्त्रियों ने समाज, संस्कृति, सामाजिक संस्थाओं, धर्म परंपरा, परिवार, विवाह आदि का जो अध्ययन है वो उद्विकासी पद्धति से किया। मॉर्गन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उनका मानना है कि मानव जाति का जो इतिहास है अपने उद्गम, अनुभव और प्रगति में एक ही है। विकासवाद का सरलता से धीरे धीरे जटिलता में परिवर्तन का सिद्धांत मानव समाज और संस्कृति के विकास में भी सही चरितार्थ होता है। मॉर्गन के अनुसार जो मानव समाज का उद्विकास है उसके 3 स्तर हैं, जिसमें पहला है कि जो मानव की जो सर्वप्रथम अवस्था थी वो अरण्यक अवस्था की थी। दूसरी अवस्था को उन्होंने असभ्य अवस्था कहा और तीसरी अवस्था को सभ्य अवस्था। इन्होंने प्रत्येक अवस्था को निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में भी बांटा है। अरण्यक अवस्था के निम्न स्तर में मानव की जो है उत्पत्ति हुई। मध्य स्तर पर उसने आग जलाना व मछली का शिकार करना सीखा और उच्च स्तर में धनुष आदि का आविष्कार किया। मॉर्गन ने विवाह, परिवार, राज्य और संस्कृति का भी इसी सिद्धांत के अनुसार जो है वो विकास को क्रम को बताया है। मॉर्गन कहते हैं कि विवाह व परिवार का जो पूर्णतः कामाचार अवस्था से लेकर एक विवाही परिवार संबंधी जो 5 चरणों का उल्लेख किया है, जैसे कि समस्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। सर हेनरी मॉर्गन जो है इसी विचार से सम्मत थे कि आदिम समाजों का जो कानूनी आधार रक्त और नातेदारी पर आधारित संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने उद्विकासी सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि मानवीय समाजों का इतिहास जो है उत्तरोत्तर प्रगति को प्रकट करता है, अर्थात नातेदारी के आधार पर गठित प्रदत्त स्थिति वाले समाज धीरे धीरे कानून सम्मत अनुबंधों पर आधारित आधुनिक प्रकार के उन्नत समाजों में बदल जाते हैं। टायलर ने उद्विकासी सिद्धांत के प्रणेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्य रूप से धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में किया। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने जातिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने आदिम धर्म के आद्य स्वरूप की संज्ञा दी। एडवर्ड वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास, जो कि सन 1891 में प्रसिद्ध हुई थी, उसके लिए एक विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि हमारे जो आदि मानव पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप से कामचारी थे, जैसा अन्य उद्विकासियों ने माना है। वेस्टरमार्क डार्विन के इस मत का समर्थन करते हैं कि परिवार की उत्पत्ति पुरुष की ईर्ष्या की भावना के कारण हुई। पुरुष का जो स्वभाव है वो ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की तरह अधिकार जमाता है। अब हम देखते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण को। इस दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने में जो है उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि है हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन के प्राणी शास्त्रीय खोजों के आधार पर सामाजिक संरचना व समाज के विभिन्न इकाइयों के प्रकारों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंधों व अन्य निर्भरता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। सामाजिक संरचना और प्राणी शास्त्रीय संरचना में अनेक बातों में समानताएं हैं और उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग जिस प्रकार के कार्य करते हैं
उसी के अनुसार सामाजिक संरचना को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यदि किसी समाज की आर्थिक संस्थाएं इस प्रकार क्रियाशील है कि उससे पूंजीपतियों को लाभ होता है, तो उस समाज में पूंजीवादी आर्थिक संरचना का विकास होगा और प्रभाव जो है संपूर्ण सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य की आधारशिला जो है दुर्खिम के समाज के बारे में इस सोच विचार से प्रारंभ होती है कि वह क्या चीज है जो सामाजिक संस्थाओं को बांधे रखती है और किस प्रकार से सामाजिक संगठनों का जो संगठन और कार्य संचालन संपूर्ण व्यवस्था को विभिन्न प्रकार के परिणाम जो है उत्पन्न करती हैं। तुर्की ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग एक सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में किया है। यद्यपि इससे पहले प्रकार की अवधारणा का जो कि विशेषतः हर्बर्ट स्पेंसर की रचनाओं में प्रयोग हुआ है। सामान्यतः टालकट पार्सन्स को संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रमुख एवं मुख्य सिद्धांतकार माना जाता है, किंतु उनके शिष्य और बाद में सहकर्मी रहे आर के मर्टन ने तत्कालीन प्रचलित संरचनात्मक प्रकारवादी में सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन एवं परिवर्तन किए। उन्होंने इस सिद्धांत को अतिवादी और कमजोर पक्षों का उजागर किया और प्रकारात्मक विश्लेषण की 3 मूलभूत प्रस्थापनाओं जैसे कि समाज की प्रकारात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकारवाद और प्रकारात्मक तत्वों की अपरिहार्यता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रकारवाद और प्रकारात्मकता प्रस्थापनाएं अमूर्त और सैद्धांतिक परिकल्पनाओं पर आधारित होने के कारण अनुभव सिद्ध नहीं है। इन कमजोरियों के कारण बाद में मर्टन ने संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण का अपना एक पैराडाइम प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से प्रकार व दुष्प्रकार, व्यक्त और अव्यक्त बहुप्रकार, अकार्य, प्रकारात्मक विकल्प तथा संरचनात्मक समानार्थी, अप्रत्याशित परिणाम आदि बातों में सम्मिलित किया। इन संदर्भ में उन्होंने प्रकार शब्द की विशद जो व्याख्या की और इसके कई अर्थ संदर्भ में उन प्रयोगों के साथ समाजशास्त्र की दृष्टि में उपयुक्त अर्थ पर प्रकाश डाला। आधुनिक अमेरिकी अग्रणी समाजशास्त्री में जो है वो टालकट पार्सन की गणना एक दिग्गज सिद्धांतकार के रूप में की जाती है। उनका समाजशास्त्री सिद्धांत, जिसे बहुधा संरचनात्मक प्रकारवाद के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सामाजिक क्रिया की संरचना में बताया कि कोई भी प्रणाली तभी तक जीवित रह सकती है जब तक वह 4 प्रकार के अपनी प्रकारात्मक या आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात प्रत्येक प्रणाली के जीवित रहने के लिए 4 प्रकारात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसमें पहला है एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन, जो कि भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाता है। दूसरा है गोल अटेनमेंट यानी कि लक्ष्य उपलब्धि। लक्ष्य का निर्धारण जो है अर्थात तुष्टि प्राप्ति हेतु संसाधनों का चुनाव अथवा उन्हें संगठित करने से है। तीसरा है इंटीग्रेशन यानी कि एकत्रीकरण, जो कि आंतरिक समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्नता में उचित तालमेल बैठाने से है। और चौथा है पैटर्न मेंटेनेंस यानी कि प्रतिमान अनुरक्षण, जो कि सापेक्षिक स्थायीवाद प्राप्त करने के कार्यों के संपादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा जागृत करता है। पार्सन की सर्वाधिक प्रसिद्धि इन वर्गीकरणों में से एक, जिसे AGIL मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हम उपयुक्त 3 प्रणालियों जैसे कि सांस्कृतिक, व्यक्तित्व, जैविकी, भौतिकी एक विशिष्ट प्रकार के रूपाकार का निर्माण करती हैं, जिसे पार्सन्स ने क्रिया की सामान्य प्रणाली कहा है। पार्सन्स ने इन प्रणालियों को भी 4 उप प्रणालियों में वर्गीकृत करके एक क्रम में लगाया है। इस संरचनात्मक व्यवस्था को दर्शाने के लिए उन्होंने इतिहास के उद्विकासी सिद्धांत का प्रयोग किया। पार्सन की जो रुचि है वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने की थी और उस व्यवस्था को जानने व खोजने में थी जो सामाजिक व्यवस्था को बांधे रखते हैं। अंत में पार्सन भी वह व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की नींव रखी। पार्टन ने मर्टन के साथ साथ डेविस, डब्ल्यू मुरे जैसे अपने अनेक शिष्यों को प्रभावित किया और जो बाद में स्वयं जाने माने एक सिद्धांतकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सन 1980 के दशक में पार्सन के सिद्धांतों को पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें 9 प्रकारवाद का भी नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कार्यात्मक दृष्टिकोण को। आधुनिक समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारवादी जो दृष्टिकोण की जो प्रधानता बढ़ती जा रही है, जैसे हमारा शरीर, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि विभिन्न अंगों का केवल एक ढेर मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित रूप ही जो है वो सवयव कहलाता है। शरीर के इस निर्माणक अंगों को एक सिलसिले में व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो स्वरूप प्रकट होता है वह होता है सवयव रचना। साथ ही साथ इन सब अंगों का प्रकार जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि
एक का प्रकार दूसरे के प्रकार से भी संबंधित है। इन अंगों के द्वारा किया जाने वाला प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रकारात्मक संबंधों के फलस्वरूप ही संरचना का जो अस्तित्व है वो संभव होता है। इसका अर्थ यह है कि संरचना व प्रकार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और पूरे शरीर को इसी संरचना व प्रकार के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इन ये सभी बातें जो है वो समाज पर भी लागू होती है। समाज की भी अपनी एक संरचना होती है जिसका निर्माण अनेक सामाजिक इकाइयों द्वारा होता है। इनमें से प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई प्रकार होता है और उनमें एक प्रकारात्मक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार जो है सामाजिक संरचना व प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। समाज या उसके किसी अंग का यथार्थ अध्ययन करने के लिए यह उचित समझा गया है कि अध्ययन उसका अध्ययन संरचना और प्रकार के ही संदर्भ में किया जाए। समाजशास्त्र में इसी को संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। समाज व शरीर की तुलना उतनी ही पुरानी है जितना कि ये विचारधारा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर तथा स्केफल को इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन के लिए मान्यता दिया गया। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जीवित प्राणी व समाज की अयांत्रिक प्रकृति को भी दर्शाता है। इन दोनों के विचार से सर्वप्रथम A.W. स्मॉल तथा C.H. कुले भी प्रभावित थे। समनर तथा केलर भी यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित हुए। इन सभी विद्वानों ने सामाजिक सवयव की तुलना जो है वो जैविकी सवयव से करते हुए प्रकारवाद के विकास में अपना योगदान दिया। रेडक्लिफ ब्राउन उनका विश्वास है कि फ्रांस में श्री इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन और समाजशास्त्री पद्धति के नियम में प्रकारात्मक विचारधारा को एक ठोस रूप प्रदान किया है। जर्मनी व इंग्लैंड में जो प्रकारवादी विचारधारा प्रचलित थी उसमें वानविज ने प्रकारवादी विचारधारा को अपनाया, जबकि इंग्लैंड में मेलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन ने संस्कृति के अध्ययनों में प्रकारवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया। इटली में परेटो ने जो है वो प्रकारवादी विचार को ग्रहण किया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जितने अध्ययन हुए वे सब प्रकार को संरचना पर एक निर्भरशील तत्व मानकर हुए हैं, परंतु बाद के अध्ययनों पर इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए और दृष्टिकोण जो प्रकारात्मक न रहकर संरचनात्मक प्रकारात्मक हो गया, जिसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रमुख रूप से R.K. मर्टन, टालकट पार्सन्स और लोवी को जाता है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। सामाजिक घटनाओं को एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से समझाने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे को माना जाता है। किसी शास्त्र के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का यह अर्थ है कि उसके अध्ययन के विश्लेषण की इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाए। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संगत परिप्रेक्ष्य वह होता है जो उस उद्देश्य के साथ कोई पूर्ण या अंतिम प्रतिबद्धता नहीं रखता। विश्लेषण की विषय वस्तु के प्रति परिप्रेक्ष्यों की बहुरूपता के परिणाम स्वरूप किसी अध्ययन में अनेक विषय समुदाय जो है वो जन्म लेते हैं। एक ही परिप्रेक्ष्य के संबंधित विभिन्न संप्रदाय एक दूसरे के सहायक होते हैं। एलेक्स एंकल्स ने जो समाजशास्त्र में वैकल्पिक उपागमों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक इस मामले पर विभाजित रहे हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान हो सकता है, इसकी पद्धतियां सहानुभूतिपूर्ण समझ होनी चाहिए। इन प्रश्नों के बारे में समाजशास्त्रियों ने जो निर्णय लिया है उसमें समाजशास्त्री जांच के प्रकार का गहरा प्रभाव पड़ा और इसमें प्रमुख वैज्ञानिक इसमें जो मुख्य हैं वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय परिप्रेक्ष्य वाले हैं। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम अपनाने वाले कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और टालकट पार्सन्स आदि हैं। बाद में समाजशास्त्रीय अनुशासनहीनता पैदा होने लगी और औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न वातावरण में मानव का जो अध्ययन था वो महत्वपूर्ण बन गया। नए परिवेश में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित समाजशास्त्र अनेक सामाजिक और मानवीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सक्षम नहीं थे। फलतः एक नए परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ जिसे मानवीय परिप्रेक्ष्य कहा गया। सी राइट मिल्स, होरोविज, गोल्डनर, मार्टिन निकोलस, पीटर बर्गर, हेराल्ड गारफिंकल आदि समाजशास्त्रियों ने इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। अब हम देखते हैं समाजशास्त्री विचारों के अंतर्द्वंद को। विगत कई वर्षों से जो है समाजवादी विचारधारा का समाजशास्त्र में प्रभुत्व रहा है। प्रायः सभी समाजशास्त्रियों ने विगत दशकों में विज्ञान के समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए इसे महत्वपूर्ण माना कि विज्ञानवाद जो भौतिक स्वरूप है या उसका प्रारूप है उन चीजों पर आधारित है
जिससे यह माना जाता है कि सामाजिक घटना को भौतिक शास्त्र के सिद्धांत परिप्रेक्ष्य में ही देखा या समझा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नव विकसित मानववादी समाजशास्त्र के उपागम ने विज्ञान और उसकी पद्धति के कई कारणों से अस्वीकार किया है। सी राइट मिल्स एक आधुनिक अमेरिकी रेडिकल यानी कि उग्रवादी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने राजनीति में उग्र वाम पक्ष का समर्थन तथा यथा स्थितिवादी समाजशास्त्री विशेषता समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले संरचनात्मक प्रकारवाद समाजशास्त्री टालकट पार्सन की आलोचना की। उन्होंने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाकर समाजशास्त्र को प्रभावित किया है। मिल्स के अनुसार एक मानवतावादी समाजशास्त्री हमारे जीवन के सामाजिक, व्यक्तिगत और ऐतिहासिक आयामों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो अमूर्त जो अनुभववाद और महान सिद्धांत दोनों का समान रूप से आलोचक होता है। मिल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक समाजशास्त्री कल्पनाएं में उसमें समाजशास्त्र में जो बहुप्रचलित उपागम जैसे महासिद्धांतवादी परंपरा और शुद्ध अमूर्त अनुभववादी परंपरा दोनों की समान रूप से आलोचना की। महान सिद्धांत का जहां व्यापक सामान्य नियमों की खोज में रत रहते हैं और अनुभवपरक प्रेक्षण को कोई महत्व नहीं देते, वहीं दूसरी और अमूर्त अनुभववादी विद्वान समाज को एक शुद्ध वस्तुनिष्ठ घटना मानकर इसके उद्देश्यों से कोई सरोकार नहीं रखते। अनुभवपरक समाजशास्त्रियों के लिए आंकड़े ही सब कुछ होते हैं और इन्हीं के आधार पर वे घटना को सही या गलत सिद्ध करना चाहते हैं। मिल्स ने आधुनिक विज्ञानवादी पद्धतियों को मात्र आडंबर की संज्ञा देते हुए इसके स्थान पर सामाजिक दायित्व और वास्तविक मानवतावादी सरोकार को प्रमुखता दी है। अमेरिकी समाजशास्त्री गोल्डनर मुख्य रूप से प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य और मार्क्सवाद के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। वे मार्क्स, वेबर, फ्रैंकफर्ट समुदाय के आलोचनात्मक सिद्धांत और C.W. मिल्स के उग्रवादी समाजशास्त्र से प्रभावित रहे हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री हेराल्ड गार्फिंकल ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सामान्य ढांचे में नृजाति पद्धति शास्त्र को विकसित किया। सन 1967 में इस विषय की प्रथम पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी लिखी। उन्होंने समाजशास्त्र के चिर परिचित संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के विरोध में तर्क प्रस्तुत कर रूढ़िवादी समाजशास्त्र को नकारा। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य उन विधियों का पता लगाना है जो व्यक्ति के प्रतिदिन जीवन में अपनी क्रियाएं विवेचन करने तथा उसका अर्थ ढूंढने में किया करते हैं। गार्फिंकल ने बाह्य सामाजिक अव्यवस्थाओं के प्रभाव पर केंद्रित सामाजिक संरचनात्मक व प्रकारात्मक उपागम की कटु आलोचना की। समाजशास्त्र का परंपरावादी या वैज्ञानिक जो समाजशास्त्री सामाजिक यथार्थ को प्रदत्त मानता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना का स्थिर दृष्टिकोण प्रमुख रूप से उभरता है, जबकि नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को एक परिवर्तनशील घटना मानते हैं। इसी कारण डिस्सेल ने कहा कि संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण की तुलना नाटक के विभिन्न पात्रों से की जा सकती है, जो अपने क्रियाओं को उस पात्र के अनुरूप करता है जिसका वह अभिनय करता रहा है, जबकि इथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक इसकी तुलना खेल के मैदान के खिलाड़ी की उस क्रियाओं से करते हैं जहां हर खिलाड़ी खेल को एक विशिष्ट ढंग से खेलता है। अतः समाजशास्त्र विगत 2 दशकों में एक नवीन व क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सफल रहा है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को चुनौती प्रदान कर सामाजिक यथार्थों को नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। अगर हम इस अध्याय के सारांश की बात करें, सामान्य समाजशास्त्र का जो अस्तित्व है वो बहुत लंबा है, किंतु हमारा समाजशास्त्र से परिचय जो है वो करीब 150 साल पुराना ही है, क्योंकि समाजशास्त्र की रचना 1838 में अगस्त काम्टे ने किया था। उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध और संगठित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र का विकास जो है वो प्राचीन लेखों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक या अरस्तु की पुस्तक इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, सिस्टरों और सेस ऑगस्टाइन की कृतियों से भी मिलती है। द्वितीय चरण के विकास में थॉमसन हॉब्स, रूसो है ना, इन सब की कृतियों में भी सामाजिक जीवन से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। भारत में भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास में समाजशास्त्र का विशेष योगदान रहा है। भारत में प्राचीन ग्रंथों में मनु द्वारा रचित मनुस्मृति, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र व वेद, उपनिषद, महापुराण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में भारत के लोगों के जीवन से संबंधित विचार व्यक्त किए गए हैं। आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का सूत्रपात हुए लगभग 70 से अधिक वर्ष हो गए हैं। समाजशास्त्र को एक
विज्ञान को रूप में आगे बढ़ाने वाले कांट के पश्चात जो है वो इमानुएल दुर्खिम, फर्डिनेंड टोनीज, वीरकांत, मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समाजशास्त्र के संवर्धन व विकास के पश्चात विचारधाराओं का दौर आया, जिसमें दो विचारधाराओं के अंतर्द्वंद से नई विचारधाराएं सामने आने लगी। इन्हीं परंपरागत विचारधाराओं को कुछ नवीन समाजशास्त्रियों ने अस्वीकार किया एवं कटु आलोचना के साथ नव विकसित मानवशास्त्रीय विचारधारा का जन्म हुआ। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।